मैं थोड़ा इरेज करूंगा इधर, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, ठीक है। एक एक हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर लिखना था तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी बी सी और ए सी इसके साइड्स थे। हमने क्या किया कि इस वाले को एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, और हमने एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन का, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से यूनिट वेक्टर कट करके हमने यूनिट वेक्टर पे एक लाइन इसके साथ ज्वाइन कर दिया इस बाइसेक्टर वाले के साथ। अब ये लाइन क्या होगा, ये दोनों लाइन इक्वल होंगे तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन से लिख सकते हैं कि वेक्टर एडी डैश जो होगा इसका यूनिट वेक्टर प्लस इसका यूनिट वेक्टर, तो ये हमने लिख लिया। और फिर एडी डैश जो होगा और एडी, वेक्टर एडी और वेक्टर एडी डैश दोनों में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा, तो हमने लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया एडी डैश में, तो इसको टोटल एडी के बराबर हो गया, और इस तरह से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला। दूसरे इक्वेशन में हमने इस पूरे ट्रायंगल के लिए क्या कर लिया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाया, तो एडी डैश वेक्टर एडी जो हमें मिला ए बी प्लस बी डी के बराबर मिला। अगेन ये बी डी जो है, बी डी और बी सी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, तो हमने किसी कांस्टेंट म्यू से मल्टीप्लाई करके उसको बी सी के बराबर कर लिया। इस बी सी को अगेन ए बी और ए सी में क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया, क्योंकि हमें एडी को इक्वेट करना था और एडी हमारा ए बी एंड ए सी के फॉर्म में है, तो यहाँ वाला बीसी को भी ए बी और ए सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया हमने, और ये दूसरा इक्वेशन आपको मिला। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, हमें फाइनली इस एक्सप्रेशन का काम है, तो यहां तक इरेज कर देते हैं। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे, एक बार फिर से तो बता ही दिए, ठीक है, अब तो इरेज कर दिया। यहां तक क्लियर था क्या गौरव, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो इसके बाद तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये एडी डैश, ये देखिए वेक्टर फॉर्म जो है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एरो होना चाहिए, तो ये दोनों एरो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, तो ये एडी जो होगा वो रिजल्टेंट होगा ए बी एंड बी डी का, तो ए बी एंड बी डी का रिजल्टेंट लिख लिया। अब ये बी डी जो होगा इसको हम किसी कांस्टेंट से ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका लेंथ बीसी के बराबर कर दे, तो ऑब्वियसली म्यू टाइम्स ऑफ बीसी ले लिया हमने। फिर बीसी, इस बीसी को हमने ए बी और ए सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। उसके लिए हमने इनिशियल एक लाइन लिखा हुआ था कि ये जो ए सी है वो ए बी प्लस बी सी के मिलने से बना है, तो ओवरऑल बी सी जो होगा ए सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा, तो यहां से ये आ गया। तो फिर फाइनली हमको ए डी जो मिला वो म्यू के फॉर्म में, म्यू के साथ ए बी और ए सी का फॉर्म में मिल गया। दोनों ए डी को इक्वेट कर देंगे, तो दूसरे वाले से जो ए बी के साथ कॉफिशिएंट था और पहले वाले में जो ए बी के साथ कॉफिशिएंट था उसको इक्वेट कर दिया हमने, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिला। अब अगर ये इक्वेशन मिला, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको मिलेगा 1 इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स, लेमडा दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई मॉड ए बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड ए सी, ठीक है। दिस विल बी लेमडा टाइम्स ऑफ, ये आपको मिल जाएगा वेक्टर ए बी प्लस मॉड वेक्टर ए बी, मॉड वेक्टर ए बी प्लस मॉड वेक्टर ए सी, और यहां रियल नंबर की तरह इसका एडिशन कर देंगे भाई, ये इस तरह से 1 मिल गया। तो हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेमडा जो हमें मिल गया वो मॉड वेक्टर ए बी इंटू मॉड वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए बी, मॉड वेक्टर ए बी प्लस मॉड वेक्टर ए सी, ये हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई। तो ये सब लेमडा की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं भाई, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो अब हमें फाइनली लेमडा मिल जाएगा, हमें एडी वेक्टर जो चाहिए था डायरेक्शनल वेक्टर वो मिल जाएगा। तो देखिए लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन 1, सो विल गेट एडी वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ, यानी कि मॉड ऑफ ए बी इंटू मॉड ऑफ ए सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बी
प्लस मॉड ऑफ AC इनटू AB का यूनिट वेक्टर प्लस AC का यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा जो इक्वेशन है वो लेंदी फॉर्म में दिख रहा है। देखिए इसको सिंपल बनाते हैं, इसको सिंपल बनाते हैं। क्या कीजिए, आप यहां से AD का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। AD का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो AD का मैग्नीट्यूड लेने के लिए हमें इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी रियल नंबर होगा। ये दोनों, ये सभी मैग्नीट्यूड लिए हैं तो ये ऑलरेडी रियल नंबर है, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे। मैग्नीट्यूड किसका लेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसका। तो यहां वाला एक्सप्रेशन एज इट इज मिल जाएगा हमें, मॉड ऑफ AB इंटू मॉड ऑफ AC डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ AB प्लस मॉड ऑफ AC, मॉड ऑफ AC, और मैग्नीट्यूड जो है वो हम इसका ले लेंगे। तो देखिए इसको मैग्नीट्यूड ले, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर AB प्लस यूनिट वेक्टर AC, यूनिट वेक्टर AC। अब हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर वेक्टर मिला हुआ है हमें, हम एंगल बाइसेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो हम यूनिट यूनिट वेक्टर लेंगे एंगल बाइसेक्टर का, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? तो यूनिट वेक्टर जो, और ये भी बात ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं एंगल बाइसेक्टर वेक्टर से, वो सब यूनिट वेक्टर से ही पूछे गए हैं भाई, ठीक है। यूनिट वेक्टर ही फाइंड आउट करने को, या यूनिट वेक्टर इनिशियल जो वेक्टर दिया हुआ था वो भी यूनिट वेक्टर था। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी रिलेटेड टू यूनिट वेक्टर से ही आए हुए हैं। तो हमने जनरल फॉर्मेट करा दिया कि जनरल फॉर्मेट से कैसे उसको यूनिट वेक्टर में बदलेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट ऑलरेडी किया कराया आएगा वहां से, जो भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाला है। तो देखिए यूनिट वेक्टर AD जो होगा वो हम लिखेंगे वेक्टर AD डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर AD, AD डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर AD। दैट मींस इनका डिवीजन कर लीजिए, ये दोनों तो सेम होंगे भाई, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है AB का यूनिट वेक्टर प्लस AC का यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ AB का यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर AB प्लस AC का यूनिट वेक्टर, इस तरह से। क्लियर है एक्सप्रेशन? ये देखिए ये अब पूरा सिंप्लीफिकेशन लग रहा है, ये पूरा सिंपल लग रहा है कि अगर ये दो यूनिट वेक्टर है, सपोज कीजिए, इसको हम अलग एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक यूनिट वेक्टर U है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये एक यूनिट वेक्टर U है, और ये दूसरा यूनिट वेक्टर क्या है? V है, V। और हम चाहते हैं कि इसके एंगल बाइसेक्टर जो वेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा। सपोज कीजिए कि एंगल बाइसेक्टर का यूनिट वेक्टर A है, सपोज कीजिए वेक्टर A है, तो इस यूनिट वेक्टर A को हम लिखेंगे क्या? देखिए यूनिट वेक्टर U प्लस यूनिट वेक्टर V डिवाइडेड बाई मॉड U, यूनिट वेक्टर U प्लस V। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये क्लियर है क्या सभी को? किस तरह से लिखा हुआ है? तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है। इन दो वेक्टर्स का यूनिट, इसका एंगल बाइसेक्टर का वेक्टर लिखना चाहते हैं, इसका यूनिट वेक्टर प्लस यूनिट इसका यूनिट वेक्टर, और दोनों के यूनिट वेक्टर के सम का मॉड ले लेंगे। क्लियर है भाई? सभी लोग बताइए। प्रत्युष, अदिति, शाश्वत, शाश्वत तो है ही नहीं। ओके, यहां पे रिमार्क लिख लीजिए। रिमार्क, in case of external angle bisector, in external angle bisector
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, आपको जो एडी मिलता उस केस में यूनिट वेक्टर एडी, यहाँ पे जो प्लस साइन है वो माइनस साइन से रिप्लेस हो जाएगा। यूनिट वेक्टर ए बी माइनस यूनिट वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए बी माइनस यूनिट वेक्टर ए बी एंड यूनिट वेक्टर ए सी मॉड का डिफरेंस। ये भाई मिलता आपको जब ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता, तो इसको भी लिख लीजिए। चलिए यहां से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा लैंग्वेज वाले होते हैं, तो एक बार देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, इफ यूनिट वेक्टर u v w u v w are three non-coplanar non-coplanar unit vectors and alpha beta gamma are the angles between u and v and w comma w and u respectively and x y z vector x y and z are unit vectors along the bisectors of the angles alpha, beta and gamma respectively. Prove that box of x cross y, y cross z, z cross x, this will equals to 1/16 box of u v w to the whole square sec square alpha by 2 sec square beta by 2 into sec square gamma by 2। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि u v एंड w क्या है, तीन जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं, थ्री, और तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं जो भाई नॉन कोप्लेनर हैं। इस नॉन कोप्लेनर इसलिए दिया है क्योंकि ये बॉक्स जो है जीरो ना हो जाए, तो नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स हैं जिन, और दोनों पेयर वाइज उनके बीच एंगल है, दैट मींस u एंड v के बीच का एंगल अल्फा है, v एंड w के बीच का एंगल बीटा है, और w एंड u के बीच का जो एंगल है वो गामा है। और ये एक्स वाई जेड जो है अल्फा बीटा और गामा के क्या है, बाइसेक्टर्स के अलोंग के वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। एक्स वाई जेड क्या है, अल्फा बीटा और गामा के बाइसेक्टर्स के अलोंग यूनिट वेक्टर हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड, जेड क्रॉस एक्स, दिस इक्वल्स टू 1/16 बॉक्स ऑफ यू भी डब्ल्यू का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2
सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 सेक स्क्वायर गामा बाई 2। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन कीजिए तब। ट्राई कर रहे हो सभी लोग? गुड। कुंदन नहीं है आज, शाश्वत भी गायब है। जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था आईआईटी जेई ना, उस समय का ये क्वेश्चन है। आईआईटी जेई जब सब्जेक्टिव हुआ करता था उस टाइम का ये क्वेश्चन है भाई। एक्स वाई जेड के बारे में क्या कहना है, वो क्या क्या होगा? देखिए मैं एक तरह से ये कर देता हूं कि मान लीजिए आपको u दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर u, और ये v दिया हुआ है। इसका एंगल, इसके बीच का एंगल अल्फा था, और इसके साइड जो यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर x होगा, यही दिया हुआ है। दूसरा जो है ये v w, इनके बीच का एंगल कितना है? बीटा है, और इसके बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है वो y है। और यहां पर कुछ दिया हुआ है आपको कि ये w है, ये u है, और इनके बीच का वेक्टर गामा है, और इनके बाइसेक्टर के अलोंग जो वेक्टर है वो z है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपको जो वेक्टर x मिलेगा वो मिलेगा u प्लस v डिवाइडेड बाई मॉड u प्लस v। वेक्टर x इक्वल्स टू u प्लस v डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर u प्लस v मिलेगा कि नहीं? अभी हमने देखा था, हमने बोला था दोनों वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर में कैप नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड को वेक्टर के साथ ही दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर बोल चुका है, तो अब हमें ये कोई डाउट नहीं है। देखिए अगर हम ऐसे एक्स कैप लिख देते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होता कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, ऑलरेडी ये यूनिट वेक्टर ही होता। लेकिन वेक्टर एक्स को ही लिखा हुआ है कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर हम दे ही इसको। समझ रहे हो ना? कैप क्या है? एक तरह से नोटेशन है कि आपको लिखना ना पड़े, आप देखकर समझ जाए।
कि वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन इसने वेक्टर को ही दिखाया कि वो यूनिट वेक्टर है, तो देयर इज नो नीड टू मेंशन देयर ये कैप साइन, ठीक है, कैप साइन मेंशन करना कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। वेक्टर y जो होगा दिस विल बी वेक्टर v प्लस वेक्टर w डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर v प्लस मॉड प्लस ये w का ओवरऑल मॉड, और वेक्टर z जो हो जाएगा वो सिंपली क्या होगा, w कैप प्लस u कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ w कैप प्लस u कैप, इतना ये हो जाएगा भाई। यानी एक्स वाई जेड के जो वैल्यू हमें यू वी और डब्ल्यू के टर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये देखिए मॉड ऑफ यू, अगर एक को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों जो है वो सेम एक ही के जैसा होगा, तो हम इसको फाइंड आउट करने जाते हैं। हम ये देखेंगे कि अगर हम मॉड ऑफ u प्लस वी के मॉड को लिखें तो हम जानते हैं कि वेक्टर a का मॉड जो होता है a डॉट a होता है, दैट मीन्स दिस विल बी u प्लस वी डॉट u प्लस वी हो जाएगा, u प्लस वी। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो u डॉट वी, तो इसको हम मॉड ऑफ u का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ u डॉट v लिख सकते हैं, u डॉट v। तो मैं देखिए मॉड ऑफ u का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया, तो दिस विल बी 2 प्लस 2, और यहां से देखिए u डॉट v को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ u इंटू मॉड ऑफ v इंटू एंगल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम क्या है, कॉस ऑफ अल्फा, तो ये सिंपली 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, तो 2 तो ऑलरेडी लिख दिया, कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, नहीं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये क्या मिला आपको, मॉड ऑफ u प्लस v का होल स्क्वायर। तो u प्लस v का मॉड कितना मिलेगा, u प्लस v का मॉड कितना हो जाएगा ये बताइए, टू कॉस अल्फा बाई 2 मिल जाएगा, वेल डन। तो u प्लस v का जो मॉड है वो मिल गया आपको 2 कॉस अल्फा बाई 2। इसी तरह से आप दूसरे दो जो आपको एक्सप्रेशन मिले हुए हैं आप ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ w या v प्लस v प्लस w, इसका मॉड क्या लिख सकते हो, 2 कॉस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और तीसरे वाले को मॉड ऑफ w प्लस u, ये हो जाएगा 2 कॉस गामा बाई 2, ये हो गया। अब हम जाते हैं पहले वाले एक्सप्रेशन को, अब हम अपने हमारे पास जो भी इसको रिक्वायरमेंट था एक्स वाई जेड का वो हमने सिंप्लीफाई कर लिया इस तरह से, यानी एक्स की वैल्यू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, y जो हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस बीटा बाई 2, और z वेक्टर जो हो जाएगा w प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस गामा बाई 2, हमें ये x y z मिल गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा u v और w के टर्म में। अब हम थोड़ा सा इस बॉक्स प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, तो LHS लिखते हैं, दैट मींस x क्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस x, z क्रॉस x। इसको हम थोड़ा सा आप देखिए तो x क्रॉस y डॉट क्या लिख सकते हैं, y क्रॉस z, y क्रॉस z क्रॉस z क्रॉस x, इतना लिख सकते हैं भाई, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। देखिए इसका सॉल्यूशन ऊपर लिखते हैं,
पहले इसको तो एज इट इज छोड़ दीजिए, एक्स क्रॉस वाई डॉट, इसको देखिए हम करते हैं, y क्रॉस जेड हो जाएगा ये, सॉरी सॉरी, ये देखिए ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर हुआ। हम क्या कहते थे, इसका पहले इसके साथ डॉट करा लेते हैं, किसके डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते थे y क्रॉस जेड डॉट, यहां पे x लिखते तो डॉट x यहां पे कर लेते हैं, डॉट x यहां पर, ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर z, और माइनस इसका इसके साथ डॉट कराएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। देखिए दो जेड सेम मिलेंगे, तो यानी कि इसमें डॉट जो होगा डॉट वाई जेड जेड हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी डॉट लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस जेड के साथ लगेगा, और ये एक्स, ये जो हमें मिल गया है बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड, और दूसरा हमें मिल गया इसका, ये हमें मिलेगा एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड। तो जेड को पहले लिख देंगे तो ये आपको अब जाएगा जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, कुछ इस तरह का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा, जेड एक्स वाई इस तरह का। तो आप जानते हो ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सी ए बी, ये तीनों बॉक्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, बॉक्स हमने नहीं लगाया है, ठीक है। तो सी ए बी, तो उसी तरह से अगर ऑर्डर्ड वाइज लेंगे तो जेड एक्स वाई ये भी ए बी सी के बराबर होगा क्या, तो दिस इज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड दिस कैन बी रिटन एज बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड टू दी होल स्क्वायर। यानी कि इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को आपने बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाई जेड के बॉक्स को हम फाइंड आउट करना जाएंगे, फाइंड आउट करेंगे, और बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हम उसको फाइंड आउट करने चलते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड निकालते हैं पहले, आप लोग भी फाइंड आउट कीजिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ये जो हमें मिलेगा ये एक्स डॉट वाई क्रॉस जेड मिलेगा भाई, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड। और इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से लिख लीजिए u प्लस वी, u प्लस वी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ u प्लस वी, तो इसकी वैल्यू को 2 कॉस अल्फा आपने लिखा है, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2। दूसरा यहां पर डॉट ले लीजिए, और हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, y को लिखिए, y जो है v प्लस w क्रॉस, यहां पर हो जाएगा w प्लस u डिवाइडेड बाई इन दोनों का मॉड का प्रोडक्ट ले लीजिए, इन दोनों का मॉड 2 कॉस बीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस गामा बाई 2, ये हमने लिख दिया, ठीक है भाई। अब इस साइड का जो काम था वो निपट गया, इसको इरेज कर देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि हमें जो बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड ये जो मिलेगा, ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए ऊपर इसको u प्लस v, इसका डॉट ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, यहां पर देखिए v क्रॉस w हो जाएगा, v क्रॉस w, इधर क्या होगा v क्रॉस u प्लस v क्रॉस u
फिर हो जाएगा v w क्रॉस w, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस w क्रॉस 0, w क्रॉस u हो जाएगा, w क्रॉस u, और डिवाइडेड बाई नीचे में हो जाएगा 2 जो है 3 बार आया है तो 8 हो जाएगा, एंड दिस इज कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस गामा बाई 2, बीटा बाई 2 लिख लीजिए, बीटा बाई 2 इंटू कॉस गामा बाई 2। ऊपर वाले को एक बार ध्यान से देखिए, इसका अब इसके साथ ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो ये पहले हमें मिल जाएगा u v w, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ लेंगे तो देखिए ये जो बॉक्स में 2 u सेम मिल जाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर तीसरे वाले के साथ लेंगे 2 u अगेन सेम मिल जाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि इसका अब दोनों के साथ 0 हो जाएगा। v के साथ लेते हैं, v का इसके साथ 0 हो जाएगा, v का इसके साथ भी 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों v सेम हो जाएगा। तीसरा आपको मिलेगा v w u, इसका बॉक्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 इंटू कॉस गामा बाई 2, ये मिल गया आपको। अब देखिए ए बी सी ए बी, तो ये बी सी ए वाला टाइप का है, बी जो सेकंड में आ रहा था, सी जो थर्ड में आ रहा है डब्ल्यू, और ए जो फर्स्ट में आ रहा है, तो ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू एंड डिवाइडेड बाई ये 8 तो 4 टाइम्स हो जाएगा भाई, 8 लिख लीजिए, और इसको यहां पे हम सेक में बदल देते हैं, सेक अल्फा बाई 2 सेक गामा बाई 2 सेक बीटा बाई 2 इंटू सेक गामा बाई 2, ठीक है, ये 4 टाइम्स में कर लीजिए। ये आपको बॉक्स एक्स वाई जेड मिल गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/16 बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, और इन सब का भी होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो प्रूफ करना था वो हो गया। क्लियर है सभी को? तो देख लीजिए कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ था एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी कीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आज चाहते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फिनिश हो जाए। हाँ ये लिखिए, इरेज कर देते हैं भाई हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि an incident ray is along an incident ray is along the unit vectors, the unit vector v के डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे is along यूनिट वेक्टर w, ठीक है, यूनिट वेक्टर w। the normal is along unit vector a, is along unit vector a outward, ठीक है। एक्सप्रेस w in terms of a and v, एक्सप्रेस यूनिट वेक्टर w along a यूनिट वेक्टर a and v। कर लोगे? ट्राई कर लीजिए, तो पहले हिंट देके छोड़ देंगे इसको।
तब आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रत्युष कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, क्या बात है, नाराज हो? हाँ, आंसर भी किसी का आ गया, संचित गलत आंसर है लेकिन। गलत आंसर है संचित। देखिए मैं आपको एक बार फिगर क्लियर कर देता हूं। फिगर तो आई थिंक क्लियर ही होगा, तेज विद्यार्थी हो तुम लोग। ये कुछ मान लीजिए सिल्वर टाइप का है, सिल्वर करेंगे नहीं, मिरर की तरह ट्रीट करना है, एक्चुअली मिरर है नहीं, ट्रीट करना है आपको। एक इंसिडेंट रे होगा, शायद ऐसे ही होता है इंसिडेंट रे, तो एरो जो होगा इंसिडेंट डायरेक्शन में होगा इस तरह से। इसका नाम दिया हुआ है वेक्टर वी, ठीक है। और ये इससे रिफ्लेक्ट होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये आपका जो होगा यूनिट वेक्टर डब्ल्यू हो जाएगा। और कह रहा है कि जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा। ये आउटवर्ड वाला डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये W को A प्लस ए और V के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ए और V के फॉर्म में, ठीक है। तो अभी अब देखो, अगर यहां पे बोला जाए कि U और V के बीच का एंगल, ये जो 2θ है U और V के बीच का एंगल नहीं है, इसका डायरेक्शन इधर की ओर रहता तो होता। इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में आगे की तरह आप बढ़ा दीजिए। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ये थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। और ये वाला एंगल, अब जानते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे कुछ सोच के बनाओ, ठीक है। ऐसे सोच के बनाना क्या है, देखिए पहले अभी हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि भाई दो वेक्टर होते थे, इनके बीच कोई इनके बीच का कोई एंगल होता तो इसका प्लस इसका ले लेते थे। देखिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे होता तो क्या होता, माइनस ऑफ वी के अलोंग होता। तो अब ये जो यूनिट वेक्टर ए होगा दैट शुड बी द बाइसेक्टर ऑफ माइनस वेक्टर वी प्लस सॉरी एंड वेक्टर डब्ल्यू। सो हम इसको, अब वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए दिस शुड बी रिटन एज डब्ल्यू माइनस वी डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर डब्ल्यू प्लस, माइनस लिख लीजिए सीधे माइनस। ये क्लियर है क्या सभी को? अभी भी गलत है? ये क्लियर होना चाहिए भाई। अब देखिए अगर ये जो वैल्यू है एक रियल नंबर होगा, ये क्या होना चाहिए भाई, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो ये रियल नंबर होना चाहिए, तो हम यहां से लिख सकते हैं, रियल नंबर को लेमडा मान लेते हैं। तो दिस विल बी यूनिट वेक्टर डब्ल्यू माइनस वी डिवाइडेड बाई समथिंग लेमडा। ये लेमडा बाद में फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम यहां से कह सकते हैं कि डब्ल्यू माइनस वी जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स यूनिट वेक्टर ए होगा, लेमडा टाइम्स यूनिट वेक्टर ए। अब दोनों तरफ मॉड लेके होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो दोनों तरफ मॉड लेके होल स्क्वायर करेंगे तो डब्ल्यू माइनस वी के यूनिट वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये लेमडा स्क्वायर सिंपली हो जाएगा, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए स्क्वायर जो होगा 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको डब्ल्यू माइनस वी का यूनिट वेक्टर डॉट डब्ल्यू माइनस यूनिट वेक्टर वी इक्वल्स टू समथिंग लेमडा स्क्वायर, समथिंग लेमडा स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू होगा डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू 1 हो जाएगा, 1, और v डॉट v ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू डॉट
v लिखेंगे, w डॉट v, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, w डॉट v को कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? तो w डॉट v को फाइंड आउट करते हैं, w डॉट v। अगर w डॉट v के बारे में देखेंगे तो ये वाला जो डायरेक्शन है w है, और ये जो डायरेक्शन है वो v है भाई। तो w और v के बीच का जो एंगल होगा 2 थीटा हो जाएगा। तो हम w डॉट v जो लिखेंगे, मॉड ऑफ v इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा, और ये जो वैल्यू है ये 1 इंटू 1, तो ये w डॉट v जो होगा दिस इज सिंपली कॉस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि दिस विज, यहां से इसको 2 कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस w डॉट v को लिख लीजिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, एंड दिस इज समथिंग लेमडा टू दी होल स्क्वायर, लेमडा टू दी होल स्क्वायर। तो लेमडा की जो वैल्यू होगी ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो लेमडा जो होगा दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा। प्लस माइनस नहीं लेंगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर ये एंगल जो होगा एक्यूट होगा थीटा, ठीक है, एक्यूट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव वाला लेंगे। तो अब आपको जो W मिल गया, यहां से W लेंगे, तो W जो होगा V प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर A हो जाएगा। तो अब 2 साइन थीटा की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? 2 साइन थीटा की वैल्यू तुम देखिए यहां से निकाल लेंगे। अगर हम इसकी बात करें, इस वाले माइनस वेक्टर V यूनिट वेक्टर ए, तो हम कहेंगे इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम ऐसे करेंगे माइनस यूनिट वेक्टर v डॉट यूनिट वेक्टर ए, दिस इज मॉड ऑफ माइनस यूनिट वेक्टर v इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा के प्लेस पर कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दिस इज सिंपली साइन, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1, एंड दिस इज सिंपली साइन ऑफ थीटा। तो माइनस v डॉट ए मिलेगा साइन ऑफ थीटा। तो आपको यहां से अब मिल जाएगा, अब तो मिल ही जाना चाहिए, v प्लस ए टाइम्स ऑफ कितना, a टाइम्स ऑफ माइनस v डॉट ए। अच्छा, नॉर्मल तो रिफ्लेक्शन के अलोंग था ना। चलिए अब कुछ आते हैं क्वेश्चन भाई, जैसे कहेगा एक पॉइंट से किसी प्लेन का डिस्टेंस निकालना होगा, जो कि हम लोगों ने देख लिया है, सीख लिया है। अब आपको क्वेश्चन को कुछ ऐसे ट्विस्ट करेगा कि किसी एक पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस निकालना होगा, लेकिन कहेगा मेजर्ड अलोंग एनी या मेजर्ड अलोंग प्लेन, ठीक है, किसी एक प्लेन के अलोंग मेजर्ड करके पूछा जाएगा, ठीक है, या किसी लाइन के किसी प्लेन से डिस्टेंस पूछेगा कि किसी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस बताइए, लेकिन ऐसा वैसा डिस्टेंस नहीं, आपको डिस्टेंस बताना है कि डिस्टेंस अलोंग एनी लाइन, एनी गिवन लाइन। जैसे क्वेश्चन देखिए, तो ये क्लियर होना चाहिए सभी का भाई, ये सभी का क्लियर है क्या? तब ना आगे बढ़ेंगे, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ये सभी का क्लियर है? प्रत्युष, गौरव, अभिनव ने तो बोल दिया, संचित, हाँ संचित का भी क्लियर है। लग रहा है कि सो गया, प्रत्युष सो गया है लग रहा है आज। सोने वाला दिन भी कर रहा है इस समय, तो गलती उसकी नहीं है। जगे हुए हो तो सोचने के बाद क्यों, क्या मिला? देखो ये मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एंगल बाइसेक्टर वाला है, 2 से 3 शिफ्ट में आई थिंक पूछा हुआ है, इधर ट्रेंड में पिछले साल भी पूछा हुआ था।
तो ध्यान रहे, इसको हॉट टॉपिक आते आते मैंने बोला है, तो ट्रेंड में है ये सब चीजें। अच्छा जगे हुए हो, चलिए इसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इस टाइप का कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट of the point 1 comma minus 5 comma 9 from the plane from the plane from the plane x minus y plus z इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इस टाइप का चीज हमने पढ़ा हुआ है कि पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, यहां तक सही था। लेकिन अब इसके बाद दिया हुआ है मेजर्ड अलोंग a line measured along a line x equals to y equals to z is ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि एक पॉइंट का किसी एक प्लेन के साथ डिस्टेंस निकालिए, लेकिन ऐसा वैसा डिस्टेंस नहीं है, आपको इस लाइन के पैरेलल चलते हुए डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन के पैरेलल चलते हुए डिस्टेंस निकालना है। हाँ ट्राई कीजिए एक बार सभी लोग। ठीक है, इसके साथ पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, जो भी कॉन्सेप्ट था वो पूरे फिनिश हुए हैं। अब क्वेश्चन को कैसे कैसे ट्विस्ट कर सकता है ये सब देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देंगे, ठीक है प्रत्युष? इसके बाद वाले क्वेश्चन पे एक चॉकलेट रहेगा भाई, ठीक है? जल्दी से आंसर बताइए भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अभिनव, संचेत, बन जाएगा तो बनाओ, अब तक तो आ जाना चाहिए था आंसर। प्रत्युष, गौरव, अमन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि कोई प्लेन है, कोई प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन का
इस पॉइंट से इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज कीजिए कि ये प्लेन पर ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है 1, -5, 9। अब अगर इस प्लेन को ध्यान से देख, इस लाइन और प्लेन को, लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह का है भाई, x-0/1 इक्वल्स टू y-0/1 इक्वल्स टू z-0/1। ये कुछ इस तरह का लाइन है। तो अब देख सकते हो कि इस लाइन और इस नॉर्मल वेक्टर का डॉट लोगे तो जीरो नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग होंगे। तो सपोज कीजिए कि ये क्या है, इस तरह का कोई लाइन है, इस तरह का क्या है, कोई लाइन है, तब आपको अभिनव का आंसर सही है, वेल डन, अभिनव का आंसर सही है, ठीक है। तो आपको इस लाइन के डायरेक्शन में चलते हुए इस, अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, आपको ये वाला फाइंड आउट नहीं करना है, करना क्या है, इस प्लेन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह का लाइन है उसी लाइन के डायरेक्शन में चलते हुए कुछ इस तरह का, यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए इस लाइन का जो डायरेक्शनल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है वो 1,1,1 है। तो इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो, लाइन का इक्वेशन जो हो जाएगा x-1/1 और थोड़ा सा इधर x-1/1 इक्वल्स टू y + 5/1 इक्वल्स टू z-9/1 एंड दिस इज समथिंग लेमडा। और इस पॉइंट पर कोई भी लाइन इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो पॉइंट जो होगा λ+1 λ-5 और λ+9 इस तरह का हो जाएगा। अब चूंकि इस डायरेक्शन में चलते हुए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है, तो ये पॉइंट जो होगा प्लेन में लाई कर रहा होगा, तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस पॉइंट को प्लेन के इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दीजिए। तुम कहेंगे λ+1 माइनस लेमडा माइनस माइनस +5 प्लस लेमडा +9 इक्वल्स टू 5। इस 5 को इस 5 से कैंसिल हो गया, यानी और लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, तो लेमडा की वैल्यू -10 मिल गया। अभी ना लेमडा की वैल्यू -10 ही आया है क्या, बता दीजिए। हाँ तो सही है भाई, इसका मतलब उसका आंसर सही आ रहा है, तो लेमडा की वैल्यू -10 हो गया। अब लेमडा की वैल्यू -10 होगा तो क्या करेंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अब वो पॉइंट निकाल लेंगे, इस पॉइंट का नाम एम लिख दीजिए, तो ये जो पॉइंट होगा एम हो जाएगा। तो एम जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा -10 + 1 -9 हो गया, -10 और -5 -15 हो गया, और -10 + 9 तो -1 हो गया। तो ये पॉइंट निकल गया, इस पॉइंट को P मान लीजिए, इस पॉइंट को M निकाल लीजिए। तो जो PM डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, √1 माइनस माइनस +9 तो 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 और माइनस माइनस +15 तो 10 का स्क्वायर ये भी, और 9 माइनस माइनस +1 तो 10 का होल स्क्वायर ये भी, तो ये 3 टाइम्स ऑफ 10 का होल स्क्वायर है, तो दिस विल बी 10√3 10√3 सही है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन को किस, ये आई थिंक अभी 2 ही 3 साल पहले पूछा हुआ है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको जो हमने बताया था कि आपको वही कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं। बोलो सर। इस क्वेश्चन में सर हम एक सर ऐसे बना रहे थे सर, जो पहले सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दे रहे थे। हाँ तो उसके बाद सर हम जैसे कि इसका नॉर्मल वेक्टर का हम लोग को डायरेक्शन वेक्टर तो पता है, और सर लाइन का, हाँ सर लाइन का डायरेक्शन वेक्टर भी पता है सर, दोनों के बीच का एंगल निकाल के उसके बाद सर उसमें से ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे थे सर लेंदी हो वैसे। जाए। हाँ और भी सारे उपाय हैं, सही है, लेंदी हो जाएगा, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है यहाँ तक तो वही सर उससे थोड़ा थोड़ा आगे लेंदी हो बढ़वाना। जाएगा। हाँ आपको ऐसे सोचना है कि ये क्रॉस तो करेगा ही तभी ना इस पॉइंट से। अभी एक और इस टाइप का क्वेश्चन देंगे, वहां पे भी ऐसे ही सोचिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले दूसरा एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे ट्रिगो लगाइएगा, देखते हैं। ट्रिगो से अच्छा है हमेशा कंपोनेंट के रिगार्डिंग सोचते हैं, हमेशा कंपोनेंट की कंपोनेंट ले सकते हैं कि नहीं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को ध्यान दे। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, आपको ये नहीं सोचना है कि पढ़ा हुआ है कि नहीं, आप कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कर पाते हैं कि नहीं, ये सोचना है भाई। ठीक है, देखिएगा कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r equals to, vector r equals to 2i cap minus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of 1 minus 1 4 i cap minus j cap plus 4k cap, ये लाइन दिया हुआ है। एंड द प्लेन r dot i cap plus 5j cap plus k cap इक्वल्स टू 5। ये ठीक है, इस प्लेन और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। कैसे करेंगे? ट्रिकी क्वेश्चन है, तो पहले कुछ ऑब्जर्व कीजिएगा तो ही आप आगे बढ़ेंगे। पूछना पड़ेगा मुझे, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है। आई थिंक आशीष सर चेक कर रहे हैं AITS का कॉपी। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। देख लेते हैं, आने के बाद पता चलेगा ना किसका खराब आया है क्या आया है। इसमें तो खराब नहीं आना चाहिए। ट्राई कर रहे हो सभी लोग? तुम तो क्विट कर गए।
प्रत्युष पहले से ही चॉकलेट वाला प्रॉब्लम था, मैंने पहले ही बोला। आउट ऑफ द गेम हो गए तुम तो। वाह, खाना खा रहे हैं। चलिए देखिए, नहीं बना तो पहला ऑब्जर्वेशन, कभी भी लाइन और प्लेन दिया हुआ रहे तो आपका पहला ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि ये जो लाइन है इस प्लेन के पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। कितने लोग ये कंफर्म किए थे सबसे पहले? परपेंडिकुलर है लाइन, लाइन पैरेलल होगा ना। बी डॉट एन इसका 0 आ रहा है, तो 0 आने का मतलब लाइन ऐसे होगा, लाइन ऐसे होगा और इसके और प्लेन कुछ ऐसा होगा और इस प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, तो लाइन जो है इसके पैरेलल होगा। तो सपोज कीजिए कि यहां पर ये कोई प्लेन है, प्लेन को हम प्लेन का पूरा मतलब प्लेन तो ऐसे होगा, सपोज कीजिए कि ये प्लेन है, ये प्लेन है और चूंकि लाइन इसके पैरेलल है तो यहां पर कहीं लाइन होगा, इस तरह का हो सकता है। अब देखिए ओरिजिन कहीं पर होगा, ओरिजिन कहीं पर होगा, हम ओरिजिन से इस पॉइंट का इस प्लेन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा ये कौन बता पाएगा? ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हो आप? आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू डी कर देते हो भाई, यानी कि इस एन का अगर यूनिट वेक्टर यहां पर हो जाएगा तो जो आपको उसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मिलेगा दैट डिस्टेंस शुड बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कितना मिल रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, यहां पे ओरिजिन सपोज कीजिए कहीं पर है, तो ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस कितना है ये कौन बता पाएगा? गड़बड़ हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है। इसको नॉर्मल वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर बदलने के लिए कितना से आपको डिवाइड करना पड़ेगा? 25 प्लस 1 26 प्लस 27, स्क्वायर रूट 27 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो राइट हैंड साइड में मिला है दैट शुड बी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 अपॉन रूट अंडर 27, ऐसा हो गया। ये कोई नहीं बता पा रहा है, क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा नहीं ना सोच रहे हो कि अब टाइम खत्म हो गया तो अब क्या बनाना है? देख लीजिए, इसको पूरा कर लेते हैं। तो ये 5 बाई रूट अंडर 27, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 बाई 3 रूट 3 हो जाएगा। अब इस लाइन में कहीं पर पॉइंट ए होगा जिससे ये पास कर रहा होगा, पॉइंट ए यानी ये लाइन जो इससे पास कर रहा है 2 कॉमा माइनस 2 कॉमा 3 से, 2 कॉमा 3 कॉमा माइनस 3 से, और ये डायरेक्शन हमको पता है, ये अगर इसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन है तो ये जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्मल वेक्टर वाला डायरेक्शन होगा, नॉर्मल वेक्टर वाला। हम डायरेक्टली इस नॉर्मल वेक्टर को यहां से लिख दें, नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन कितना है? आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप, और अगर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो ये जो आपको ओए वेक्टर मिला है ये वेक्टर एक है, ओए जो वेक्टर होगा ये हो जाएगा कितना? 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो जो इस पॉइंट का नाम पीएम ओएम रख दीजिए, तो जो ओएम डिस्टेंस होगा, ओएम डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, ओएम जी डिस्टेंस होगा या डिस्टेंस कंपोनेंट निकाल लीजिए,
OM का जो कंपोनेंट होगा किसके अलोंग, जो OM होगा ये क्या होगा, OA का कंपोनेंट होगा अलोंग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि OA का डॉट यूनिट वेक्टर n के बराबर होगा, क्योंकि n के अलोंग ले रहे हैं तो n का यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो दोनों का डॉट करा दीजिए, इसका डॉट कराएंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2 - 10 + 3 डिवाइडेड बाई, ये तो √27 हो जाएगा, √27। तो ये आपको मिल गया -5/√27। इसका मतलब कि यहां से यहां का जो कंपोनेंट आया है ये निगेटिव में आया है, -5/√27। देखिए इसका मतलब कि डिस्टेंस अब कितना होगा, इसका मतलब कि ओरिजिन से आपने ये जो कंपोनेंट निकाला है ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों, ये जो प्लेन होगा और ये जो लाइन होगा ये दोनों अपोजिट साइड में होगा भाई, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट में होंगे। इसका मतलब तभी यहाँ पे जो रिजोल्यूशन आया है वो निगेटिव आया है। तो अगर अपोजिट में होता तो ये लाइन जो है इसके साथ कुछ इस डायरेक्शन में इधर होता, पॉजिटिव निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहां से 5/√27 इधर होता। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा दिस प्लस दिस, तो 5/√27 प्लस 5/√27, तो टोटल 10/√27। दैट मींस 10/3√3 इस तरह से डिस्टेंस आएगा। क्लियर है क्या? तो कभी भी लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस है तो आप इस तरह से एक बार जरूर सोचिएगा। यहां पर विद साइन रिजोल्यूशन लेते हैं, अगर साइन दोनों सेम आया है इसका मतलब कि दोनों एक ही साइड में है। अगर ये मान लीजिए दोनों प्लस में, दोनों पॉजिटिव आ रहा था, अगर आ रहा होता इसका मतलब दोनों एक दूसरे को से कोइंसाइड कर रहा होगा, तो इस केस में डिस्टेंस दोनों का 0 हो जाता। लेकिन अगर कुछ भी, अगर मान लीजिए 7 आता तो भी इसी साइड होता, लेकिन अगर निगेटिव आया है तो उतना अपोजिट साइड है, तो दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ, और फिर उसके बाद आपके जो डीपीपीज हमने या मॉड्यूल जो आपके साथ शेयर किया है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है? उसमें जो भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पिक करके मैं खुद से करा दूंगा। क्लियर है सभी को? चलिए, बाय बाय एवरीवन, टाइम भी ज्यादा हो गया।